राजकुमारी जुयू अपने साथियों के साथ चैन को महल ले जा रही थी, पर रास्ते में अचानक कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। राजकुमारी को बचाने के लिए चैन ने भी हमलावरों का सामना करना शुरू कर दिया, और जैसे ही वह हथकड़ी से आजाद हुआ तो अचानक से वही धनुष अपने आप उसके हाथ में आ गया। उसने सभी हमलावरों को आसानी से हरा दिया। इस कहानी की शुरुआत स्वर्ग से होती है, जहाँ एक मोंक कुछ चट्टानों के ऊपर से उड़ रहा था। असल में इन चट्टानों के नीचे ही देवताओं की समाधियां बनाई गई थी, और आज यह मोंक उन्हीं में से एक देवता को धरती पर भेजने आया था। ये वही देवता थे जिनकी मौत कई हजार साल पहले राक्षसों के साथ एक युद्ध में हुई थी। कुछ ही देर में चैन नाम का एक लड़का जमीन से बाहर निकला, और वह उसी देवता का इंसानी रूप था। पर याददाश्त मिटने की वजह से चैन को कुछ भी याद नहीं था। पर तभी अचानक उस मोंक ने चैन पर हमला करते हुए उसे बताया कि आने वाले समय में उसे खुद ही सब कुछ याद आ जाएगा। जिसके बाद उस मोंक ने चैन को धरती पर धक्का दे दिया, पर धरती पर वह सीधा जाकर एक तालाब में गिरा, जहां जुयू नाम की एक राजकुमारी पहले से ही नहा रही थी। वह आदमी को देखकर वह बहुत ज्यादा डर गई, और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जिसके बाद उसने अपने सिपाहियों को कहा कि इसे ले जाकर जेल में बंद कर दो। उधर नालन नाम की एक प्रिजन गार्ड शाही जेल के कैदी जलंग की मरहम पट्टी कर रही थी, जिस दौरान जलंग का काफी ज्यादा गुस्से में था। असल में जेल के कुछ कैदियों ने उस पर हमला कर दिया था, जिसमें उसे थोड़ी बहुत चोटें आई थीं। इधर जब नालन अपने काम में व्यस्त थी, तो दूसरी तरफ बाकी सारे कैदी इशारों में एक प्लान की शुरुआत करने की तैयारी में थे। असल में उन सभी कैदियों ने जेल से भागने का प्लान बनाया था, क्योंकि उन सभी को सेनापति शीमा ने सिर्फ इसीलिए कैद किया था क्योंकि उनके पास जादुई शक्तियां थीं। आसपास का जायजा करने के बाद कैदियों ने छुपाए हुए हथियार निकालकर सिपाहियों पर हमला कर दिया। यह देखते ही नालन और जलंग ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने का फैसला किया। जिसके बाद वो लोग एक खास जगह पर गए, जहां दीवारों पर कुछ कागज चिपके हुए थे। पर जैसे ही जलंग ने उनमें से एक कागज को छुआ, तो उसके हाथ में अलग सी जादुई शक्तियां आ गई। असल में ये कागज लोगों की शक्तियां छीनने के लिए लगाए गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर नालन ने जलंग का हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। जिसके बाद उनके पास कैदियों का सामना करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसी वक्त सभी कैदियों ने नालन को चारों तरफ से घेर लिया। जिसके बाद नालन ने अकेले ही उन सभी कैदियों का मुकाबला करना शुरू कर दिया। पर इसी बीच उसकी साथी बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गई। पर कैदियों के दोबारा हमला करने से पहले ही शीमा वहां पहुंच गया, और उसने कैदियों की जादुई शक्तियां छीनकर उन्हें वापस जेल में बंद कर दिया। बाकी सबके साथ साथ झलंग को भी वापस जेल में भेज दिया गया। उधर राजकुमारी जुयू अपने साथियों के साथ चैन को महल ले जा रही थी, पर रास्ते में अचानक कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। ये लुटेरे जुयू के पास मौजूद जादुई धनुष को लेने आए थे। राजकुमारी को बचाने के लिए चैन ने भी हमलावरों का सामना करना शुरू कर दिया, पर हाथ बंधे होने के बावजूद भी वह एक के बाद एक सभी हमलावरों को धूल चटा रहा था। और जैसे ही वह हथकड़ी से आजाद हुआ, तो अचानक से वही धनुष अपने आप उसके हाथ में आ गया। जिसके बाद उसने सभी हमलावरों को आसानी से हरा दिया। पर फिलहाल चैन के शरीर को जादुई शक्तियां झेलने की आदत नहीं थी, और इसीलिए वह जमीन पर ही बेहोश हो गया। उस शाम जब राजकुमारी जुयू चैन को लेकर महल में पहुंची, तो वहां नालन उसके स्वागत के लिए पहले से ही मौजूद थी, जिसने जुयू को देखते ही इतने दिन महल से दूर रहने की वजह पूछी। जिस पर जुयू ने नालन को जादुई धनुष के बारे में बताया। असल में उन्हें यह धनुष राजा की तबीयत को ठीक करने के लिए चाहिए था। उसी वक्त चैन को भी वापस होश आ गया, और जैसे ही उसकी नजर नालन पर पड़ी, तो उसे स्वर्ग में अपनी प्रेमिका युशिन की याद आ गई, जिसकी शक्ल हूबहू नालन से मिलती थी। वो लगभग 10,000 साल पहले स्वर्ग से गायब हो गई थी। उस वक्त चैन भी युद्ध में राक्षसों के खिलाफ लड़ रहा था। इधर नालन और जुयू अभी बात ही कर रहे थे, पर वहीं चैन उस कमरे में पहुंच गया जहां पर वह जादुई धनुष रखा हुआ था। और जैसे ही जुयू को उसकी गुमशुदगी का पता चला, उसने तुरंत ही सिपाहियों को चैन को ढूंढकर जेल में बंद करने का आदेश दिया। फिलहाल चैन उस जादुई धनुष की शक्तियों से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार वह धनुष उसे खींचकर अपने पास ले आता, और इसी चीज का असर राजा की सेहत पर भी पड़ रहा था। जैसे ही चैन उस धनुष को पकड़ता, तो राजा की तबीयत ठीक हो जाती, और जैसे ही धनुष को छोड़ता, तो राजा एक बार फिर से बीमार पड़ जाता। इसके बाद जुयू ने धनुष को उठाकर राजा के हाथ में पकड़ ढहा दिया, पर ओ अपने आप उड़कर वापस चैन के हाथ में चला गया, जो ठीक राजा के पीछे ही छुपा हुआ था। और जैसे ही राजा को उसके और धनुष के इस अनोखे रिश्ते के बारे में पता चला, तो उसने तुरंत ही चैन को दवाखाने में आराम करने के लिए भेज दिया। उधर सेनापति शीमा का बेटा लिंगोग उससे मिलने के लिए आया। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जुयू पर जो हमला करवाया गया था, उसके पीछे सिमा और उसके बेटे का ही हाथ था। इस हमले के जरिए वह जुयू से वह जादुई धनुष छीनना चाहते थे। लिंगोग इस काम में तो नाकामयाब हो गया था, पर फिर उसने शीमा को चैन और जादुई धनुष के अनोखे रिश्ते के बारे में बताया। साथ ही उसने यह भी बताया कि कैसे चैन ने अकेले ही उस धनुष का इस्तेमाल करके सभी हमलावरों को
मार गिराया था। ये सुनते ही शीमा अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि अब वो चैन का इस्तेमाल राजा के खिलाफ जाल बिछाने में करना चाहता था। उधर चैन को सपने में अपने स्वर्ग की जिंदगी दिखाई दे रही थी, जहां वो जादुई धनुष की मदद से राक्षसों से लड़ रहा था, जिसका मतलब था कि वह जादुई धनुष असल में चैन का ही हथियार था और इसीलिए वह बार बार उसे अपनी तरफ खींच रहा था। नींद से जागने के बाद वह सीधा नालन के पास पहुंच गया और उसने नालन से पूछा कि क्या वो उसकी प्रेमिका यूशिन थी। इस बात से इनकार करते हुए नालन ने कहा कि नहीं, तुम्हें धोखा हो रहा है। शायद उनकी बातचीत के बीच ही लिंगोग वहां पहुंच गया, जिसकी आवाज सुनते ही नालन ने चैन को छुपने को कहा। असल में सेनापति शीमा के आदेश पर लिंगोग और नालन की शादी होने वाली थी और अगर लिंगोग को चैन के बारे में पता चल गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। असल में नालन भी शादी से ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन वो चाहकर भी शीमा के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकती थी। लिंगोग के वहां से जाते ही चैन ने उसे बताया कि जुयू पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही आदमी था और वो ये सब लिंगोग की आवाज और जूते देखकर कह रहा था, जो कि हूबहू हमलावरों जैसे थे। कुछ दिनों बाद अचानक से कुछ हमलावर राजा पर हमला करने के लिए दरबार में पहुंच गए, लेकिन ऐन वक्त पर शीमा ने वहां आकर राजा को बचा लिया, जिसके बाद उसने राजा से चैन के बारे में पूछा, पर राजा को उसकी नीयत पर कोई खास भरोसा नहीं था। इसीलिए उसने शीमा को कुछ भी बताने से मना कर दिया और अपने पिता के इस फैसले का साथ देते हुए ज्यू ने शीमा को बताया कि असल में चैन को तो पहले ही मौत की सजा दे दी गई है, तो उसके बारे में जान के करोगे भी क्या। शीमा जानता था कि दोनों झूठ बोल रहे हैं और इसीलिए उसने चैन का पता लगाने के लिए शाम को नालन को अपने पास बुलाया, पर उसने भी चैन को बचाने के लिए शीमा को झूठ बोल दिया, जिसके बाद शीमा उसे शादी के लिए तैयार रहने को कहकर वहां से चला गया। अंदर ही अंदर नालनी शादी से इनकार करना चाहती थी, पर उसके अंदर शीमा के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। उधर राजकुमारी ज्यू ने चुपके से चैन को पकड़ टेक कर जेल में भेज दिया, लेकिन वहां भी चैन खुद को आजाद करने में कामयाब हो गया, जिसके बाद उसने ज्यू को ही अपना कैदी बना लिया। और यह सब देखकर सिपाहियों ने सेनापति शीमा को तुरंत ही की खबर दी। इधर शीमा को तो इसी मौके का इंतजार था और वह खबर मिलते ही तुरंत जेल में पहुंच गया, जिसके बाद उसने चैन को एक खास जेल में बंद करने का आदेश दिया, जहां से भागना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और उसी जेल में चैन की मुलाकात जलंग से हुई, जिसने तुरंत ही उसे पहचान लिया। असल में राक्षसों और देवताओं के बीच हुई लड़ाई में जलंग भी स्वर्ग की तरफ से लड़ा था और इसीलिए वह चैन की सच्चाई को अच्छे से जानता था। कुछ दिनों बाद नालन और लिंगोंग की शादी तय कर दी गई, पर नालन अपनी शादी वाले दिन भी लगातार चैन की सुरक्षा के बारे में सोच रही थी और इसीलिए उसने शीमा को बिना बताए चैन और झलंग को जेल से भगाने का फैसला किया। जेल से निकलने के बाद चैन लगातार नालन के अजीब बर्ताव के बारे में सोच रहा था, जिस पर झलंग ने उसे बताया कि आज उसकी शादी होने वाली है। ये सुनते ही चैन ने वापस महल में जाकर नालन से मिलने का फैसला किया और जैसे ही वह महल में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां शादी पहले से ही शुरू हो गई थी और इसीलिए उसने शादी रुकवाने के लिए वहां पर हंगामा कर दिया, जिससे गुस्सा होकर लिंगोग उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा और एक बराबरी की लड़ाई के बाद आखिरकार चैन ने लिंगोग को खत्म कर दिया, जिस वजह से वो शादी वहीं पर टूट गई। अगले दिन नालन ने चैन और झलंग को सेनापति शीमा की एक खुफिया किताब दिखाई, जिसमें उसने कई सारे राज लिखे हुए थे और उसी किताब में लिखा था कि शीमा ज्यादा से ज्यादा जादुई शक्तियां इकट्ठा करके खुद को ताकतवर बनाना चाहता था और इसीलिए वो अक्सर ऐसे लोगों को बंदी बनाता था जिनके पास जादुई शक्तियां होती थीं। उधर शीमा शाही सलाहकार ज्वानजू से मिलने के लिए पहुंचा और वह चाहता था कि ज्वानजू अपनी शक्तियों से लिंगोग को वापस से जिंदा कर दे। असल में ज्वानजू के पास बहुत ही ज्यादा ताकतवर जादुई शक्तियां थीं और उसी ने शीमा को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शक्तियां छीनने को कहा था, पर इस बार शीमा की मदद करने की बजाय ज्वानजू ने उसका कत्ल कर दिया। थोड़ी ही देर बाद चैन, झलंग और नालन भी वहीं पहुंच गए, क्योंकि अब उन्हें ज्वानजू के प्लान के बारे में पता चल गया था। असल में ज्वानजू एक पूजा के दौरान सभी शाही लोगों की ताकत छीनने वाला था और चैन जानता था कि वह ये सब इसलिए कर रहा है ताकि सबकी शक्तियां पाकर वह अमर हो सके। पर उन तीनों ने ठान लिया था कि वो ज्वानजू के इस प्लान को किसी भी हालत में सफल नहीं होने देंगे। पर ज्वानजू ने अपनी शक्तियों की मदद से बड़ी ही आसानी से उन सभी को हरा दिया और उसी शाम वह राजा से मिलने के लिए गया, जहां उसने राजा को अगले ही दिन उस पूजा का आयोजन रखने को कहा। उसने झूठ कह दिया कि यह पूजा असल में राजा की बेहतर सेहत के लिए है। राजा को जादुई शक्तियों के बारे में कुछ खास अता पता था नहीं, इसीलिए वह तुरंत ही इस पूजा के लिए मान गया। अगले दिन राजकुमारी जुयू और राजा के साथ सभी शाही खानदान के लोग एक साथ इस पूजा के लिए इकट्ठा हुए, जहां पूजा शुरू होते ही ज्वानजू ने उन सब की शक्तियां खींच ली, जिस वजह से वो सभी लोग बेहोश हो गए। पर तभी चैन और झलंग भी वहां पहुंच गए और ज्वानजू को रोकने के लिए झलंग ने एक ड्रैगन का रूप ले लिया और उधर चैन भी अपने जादुई धनुष के लिए पूरी तरह तैयार था, जिसके बाद उन दोनों ने एक एक साथ मिलकर बड़ी ही आसानी से ज्वानजू को हरा दिया और उसकी इस हार के साथ ही राजा और बाकी लोगों को वापस होश आ गया और इसके बाद आखिर में चैन की याददाश्त भी पूरी तरह वापस आ गई और कहानी यहीं पर समाप्त होती है।